ये डेमोक्रेसी क्या है और एक डेमोक्रेटिक कंट्री के कौन से फीचर्स होते हैं जिन्हें हम अलग अलग कंट्रीज के एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे, जिससे आप डेमोक्रेटिक कंट्री को नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री से अलग कर सकते हैं। क्योंकि वर्ल्ड में ऐसी बहुत सी कंट्रीज हैं जो खुद को डेमोक्रेटिक कहना और कहलाना पसंद करती हैं, पर हमें इनके बीच के डिफरेंस को समझना होगा और ये तब ही पॉसिबल है जब हम इस डेफिनेशन के एक एक वर्ड को सावधानी से समझें और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फीचर्स को जानें। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आप सभी ने अपनी प्रीवियस क्लासेस में फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि गवर्नमेंट के कई फॉर्म्स होते हैं जैसे मोनार्की, डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी। आज मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पर क्यों? क्योंकि माना जाता है इट इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी लोकतांत्रिक सरकार अन्य फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से काफी बेटर है। पर ऐसा क्यों? इसके अलावा यहाँ पर एक और क्वेश्चन रेज होता है कि हमें कैसे पता चलता है कि कौन सी कंट्री डेमोक्रेटिक है और कौन सी नहीं। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढने के लिए वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 9 चैप्टर 1 व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे डेमोक्रेसी क्या है और एक डेमोक्रेटिक कंट्री के कौन से फीचर्स होते हैं जिन्हें हम अलग अलग कंट्रीज के एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे, जिससे आप डेमोक्रेटिक कंट्री को नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री से अलग कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज डेमोक्रेसी? लोकतंत्र क्या है? चलिए शुरुआत करते हैं डेमोक्रेसी की एक सिंपल डेफिनेशन से जो आज तक हम पढ़ते आए हैं। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी लोकतंत्र सरकार का वह रूप है जहां रूलर को लोगों द्वारा चुना जाता है। डेमोक्रेसी को समझने के लिए ये पॉइंट काफी अच्छा है, क्योंकि इस डेफिनेशन के थ्रू हम डेमोक्रेटिक को नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री से अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, म्यांमार में उन लोगों का रूल था जो लोग वहाँ की आर्मी को कंट्रोल किया करते थे और यही लोग वहाँ के रूलर बन चुके थे। वहाँ के रूलर्स को चुनने में लोगों का कोई पार्टिसिपेशन नहीं था, क्योंकि इन रूलर्स को लोगों के द्वारा नहीं चुना गया था। ऐसा ही दूसरा एग्जाम्पल है चिले के डिक्टेटर पिनोशे का, जिन्हें लोगों ने इलेक्ट नहीं किया था, और यही रूल मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पर भी अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल द किंग ऑफ सऊदी अरेबिया, यानी वहाँ के राजा जिन्हें लोगों के द्वारा नहीं चुना गया है, पर वो सऊदी अरेबिया पर इसलिए रूल करते हैं क्योंकि उनका जन्म एक रॉयल फैमिली में हुआ है। और जैसा कि हम जानते हैं, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हिरार्की बेस्ड होती है, यानी राजा के मरने के बाद उनका बेटा गद्दी पर बैठता है। पर क्या आप जानते हैं, डेमोक्रेसी को समझने के लिए डेफिनेशन काफी नहीं है, क्योंकि इस डेफिनेशन से हमें ये तो समझ आता है कि डेमोक्रेसी का मतलब है रूल ऑफ द पीपल, यानी लोगों का शासन। पर अगर बिना सोचे समझे हम इस डेफिनेशन को यूज करते हैं तो हर वो कंट्री डेमोक्रेटिक है जहां इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं, पर ऐसे हम सही रिजल्ट पर नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड में ऐसी बहुत सी कंट्रीज हैं जो खुद को डेमोक्रेटिक कहना और कहलाना पसंद करती हैं, पर हमें इनके बीच के डिफरेंस को समझना होगा और ये तब ही पॉसिबल है जब हम इस डेफिनेशन के एक एक वर्ड को सावधानी से समझें और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फीचर्स को जानें। तो चलिए शुरू करते हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। हमने डेमोक्रेसी की शुरुआत इस सिंपल डेफिनेशन से की है। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अब इस डेफिनेशन से बहुत से क्वेश्चंस रेज होते हैं, जैसे कि नंबर 1, हु आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशन, यानी इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रूलर्स कौन है। किसी गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक कहे जाने के लिए उसके किन ऑफिशियल्स का लोगों द्वारा चुना होना जरूरी है, और डेमोक्रेसी में ऐसे कौन से डिसीजन है जो बिना चुने हुए ऑफिशियल्स भी ले सकते हैं। नंबर 2, What kind of election constitute a democratic election, यानी किस तरह के इलेक्शन को डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहा जा सकता है। किसी इलेक्शन को डेमोक्रेटिक कहने के लिए किन कंडीशंस को पूरा किया जाना जरूरी है। नंबर 3, Who are the people who can elect the rulers, यानी कौन लोग रूलर्स को इलेक्ट कर सकते हैं। क्या हर एक सिटीजन को पार्टिसिपेट करना जरूरी है या कुछ सिटीजन को इन राइट से वंचित भी रखा जा सकता है। फाइनली, व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी, यानी गवर्नमेंट के कौन से फॉर्म को डेमोक्रेटिक कहेंगे। क्या चुने हुए रूलर्स डेमोक्रेसी में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं या उनकी पावर को लिमिट भी किया जा सकता है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए इन सब क्वेश्चंस पर विचार करते हैं। हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं पाकिस्तान का, जहां अक्टूबर 1999 में मिलिट्री कू कर दिया गया था। पाकिस्तान के उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ, जो कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड थे, पर 1999 में आर्मी के द्वारा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटाकर वहां मिलिट्री कू कर दिया जाता है, यानी वहां मिलिट्री गवर्नमेंट बना दी जाती है। और इस आर्मी को लीड किया गया था परवेज मुशर्रफ के द्वारा। इसमें परवेज मुशर्रफ अपने आप को कंट्री का चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर देते हैं और बाद में वो अपना डेजिग्नेशन चेंज कर खुद को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर देते हैं।
और फिर 2002 में उनके द्वारा एक रेफरेंडम कराया जाता है। रेफरेंडम से हमारा मतलब है जब एक पार्टिकुलर क्वेश्चन पर कंट्री के लोगों से हाँ या ना में वोट कराया जाता है। इस रेफरेंडम का क्वेश्चन ये था कि क्या परवेज मुशर्रफ को अगले 5 सालों के लिए प्रेसिडेंट बनाया जाना चाहिए या नहीं। और इस रेफरेंडम में परवेज मुशर्रफ जीत जाते हैं और 5 सालों के लिए अपना कार्यकाल बढ़ा लेते हैं। पर पाकिस्तान की मीडिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन और डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट ने आरोप लगाए कि ये जो रेफरेंडम हुआ है ये माल प्रैक्टिसेस और फ्रॉड के बेसिस पर हुआ है। बाद में अगस्त 2002 में परवेज मुशर्रफ ने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू किया जिसके जरिए उन्होंने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दिया। इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट के पास अब पावर थी नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज को डिसमिस करने की। इसके अलावा सिविलियन कैबिनेट को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा सुपरवाइज किया जाएगा। पर इस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में मिलिट्री ऑफिसर्स डोमिनेट किया करते थे। पाकिस्तान में नेशनल और स्टेट असेंबलीज के लिए इलेक्शन तो हुआ करते थे, बट इन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास कुछ ही पावर थी, यानी रियल पावर्स नहीं थी, क्योंकि फाइनल डिसीजन लेने की पावर मिलिट्री ऑफिसर्स और जनरल मुशर्रफ के पास हुआ करती थी। क्लियरली यहाँ पर बहुत से रीजंस हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान को जनरल परवेज मुशर्रफ के अंडर डेमोक्रेटिक नहीं कहा जा सकता है। पर इसका मेन रीजन था लोग प्रोविंशियल और नेशनल असेंबली के लिए वोट तो किया करते थे, बट इन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पास रियल में कोई पावर्स नहीं थी, क्योंकि फाइनल डिसीजन लेने की पावर पूरी तरह से आर्मी ऑफिशियल्स और परवेज मुशर्रफ के पास हुआ करती थी। ऐसा बहुत सी डिक्टेटरशिप और मोनार्कियल कंट्रीज में भी होता है, जहां फॉर्मली इलेक्ट की गई गवर्नमेंट और पार्लियामेंट तो होती है पर उन्हें लोगों द्वारा नहीं चुना जाता है। और यहीं से हमें डेमोक्रेसी का फर्स्ट फीचर मिलता है। इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी लोकतंत्र में फाइनल डिसीजन लेने की पावर लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होती है, पर पाकिस्तान में ऐसा नहीं था। नेक्स्ट हम बात करते हैं चाइना की, जहां हर 5 साल में पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन होते थे। उनके पार्लियामेंट को कांगकांग रेनमेन देबियो दिहाई कहा जाता है या फिर नेशनल पीपल्स कांग्रेस। चाइना की पार्लियामेंट के पास पावर है कंट्री के प्रेसिडेंट को चुनने की। नेशनल पीपल्स कांग्रेस के लिए करीब 3,000 मेंबर्स को पूरे चाइना से इलेक्ट किया जाता है। इनमें से कुछ लोगों को आर्मी भी इलेक्ट करती है, पर यहाँ चुनाव लड़ने से पहले सभी कैंडिडेट्स को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ती है या फिर 8 स्मॉलर पार्टीज जो कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की अलायंस है उनका मेंबर होना जरूरी है। ऐसा होने पर ही कोई इंसान इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है। इस तरीके से गवर्नमेंट हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की बनती है। और ऐसा ही एक एग्जाम्पल है मैक्सिको का, जिसे 1930 में आज़ादी मिली और आज़ादी के बाद से वहाँ हर 6 साल में प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं। वहाँ कोई मिलिट्री और डिक्टेटरशिप का रूल नहीं है, पर 2000 तक वहाँ हर एक इलेक्शन में एक ही पार्टी जीतती आई जिसका नाम है PRI, जो कि इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी है। अपोजिशन पार्टी इलेक्शन में खड़ी तो होती हैं पर कभी जीत नहीं पाती थी, क्योंकि PRI जीतने के लिए डर्टी ट्रिक्स का यूज किया करती थी, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिसेज के एम्प्लॉयज को पार्टी की मीटिंग अटेंड करनी होती थी। गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स के द्वारा पेरेंट को PRI को वोट देने के लिए फोर्स किया जाता था। मीडिया ज्यादातर PRI को न्यूज में दिखाता था और अपोजिशन पार्टी को इग्नोर किया करता था या फिर उन्हें सिर्फ क्रिटिसाइज किया जाता था। पोलिंग बूथ्स को लास्ट मिनट पर चेंज कर दिया जाता था, जिससे लोगों को अपना वोट देने में डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती थी। इनके अलावा PRI जरूरत से ज्यादा पैसा अपने कैंडिडेट्स के कैंपेन में खर्च कर दिया करती थी। क्या इस तरह के इलेक्शन को डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहा जा सकता है? नहीं, क्योंकि चाइना में 1 पार्टी सिस्टम है जिसमें लोगों के पास कम्युनिस्ट पार्टी को वोट देने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। वहीं मैक्सिको में कहने के लिए लोगों के पास चॉइस तो है, पर रियलिटी में PRI को वोट देने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और इस तरह से हमें डेमोक्रेसी का दूसरा फीचर मिलता है। A democracy must be based on a free and fair election where those currently in power have fair chance of losing। यानी लोकतंत्र में केवल चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं है, जबकि इलेक्शन में लोगों के पास चॉइस होना भी जरूरी है। और इसीलिए लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए, ताकि जो लोग पावर में हैं उनके लिए जीत हार के समान अवसर हो। अब चलते हैं डेमोक्रेसी के तीसरे फीचर की तरफ, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। यानी एक व्यक्ति सिर्फ एक ही वोट दे सकता है जिसका वैल्यू एक ही होगा। आज मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्री इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड हैं, पर हमारे पास ऐसे भी कई एग्जाम्पल हैं जहां लोगों के पास इक्वल वोटिंग राइट्स नहीं है। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है सऊदी अरेबिया। Until 2015 in Saudi Arabia, women did not have the right to vote। यानी 2015 तक सऊदी अरेबिया की विमेन के पास
वोटिंग राइट्स नहीं थे। दूसरा एग्जाम्पल है एस्टोनिया का, जहाँ सिटीजनशिप के रूल इस तरह बनाए गए थे कि वहाँ पर जो रूस के लोग रहा करते थे उनकी पॉपुलेशन वहाँ काफी कम है और इसीलिए इन्हें अल्पसंख्यक कहा जाता है। इन लोगों को वोटिंग राइट हासिल करने में काफी मुश्किलें हुआ करती थी। तीसरा एग्जाम्पल है फिजी का। वहाँ के इलेक्टोरल सिस्टम में वहाँ के नेटिव यानी वहाँ के मूल निवासी के वोट का वैल्यू ज्यादा है, जबकि जो लोग भारत से जाकर वहाँ बस गए थे उन्हें इंडियन फिजियन कहा जाता है। उनके वोट का वैल्यू कम है। इन कंट्रीज को इसलिए डेमोक्रेटिक नहीं कहा जा सकता है क्योंकि डेमोक्रेसी का फंडामेंटल प्रिंसिपल है पॉलिटिकल इक्वालिटी, यानी वोट देने के समान अधिकार, जो कि इन कंट्रीज में नहीं है। पॉलिटिकल इक्वालिटी डेमोक्रेसी का थर्ड फीचर है। Thus we can say in a democracy each adult citizen must have one vote and each vote must have one value। यानी लोकतंत्र में हर अडल्ट नागरिक का एक वोट होना चाहिए और उस वोट का वैल्यू भी एक समान होना चाहिए। अब चलते हैं डेमोक्रेसी के फोर्थ फीचर की तरफ, जिसमें एग्जाम्पल लेते हैं जिम्बाब्वे का। जिम्बाब्वे को 1980 में व्हाइट लोगों से आज़ादी मिली। व्हाइट लोगों की संख्या बहुत कम थी और इसीलिए इसे व्हाइट माइनॉरिटी रूल कहा जाता है। जिम्बाब्वे को आज़ाद कराने में जिस पार्टी ने फ्रीडम स्ट्रगल किया उसका नाम था ज़ानू पीएफ, जिसके लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे। आज़ादी के बाद से ही वहाँ ज़ानू पीएफ का रूल था। वहाँ रेगुलर इलेक्शन कंडक्ट किए जाते थे जिसमें जीत हमेशा ज़ानू पीएफ की होती थी। प्रेसिडेंट मुगाबे वहाँ बहुत ही पॉपुलर थे, पर रॉबर्ट मुगाबे जीतने के लिए अनफेयर प्रैक्टिसेस यानी गलत तरीके अपनाया करते थे। आज़ादी के बाद से उनकी गवर्नमेंट ने कई बार कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करके प्रेसिडेंट की पावर को बढ़ा लिया था और गवर्नमेंट को लेस अकाउंटेबल यानी उनकी जवाबदेही कम कर दी थी। अपोजिशन पार्टी के वर्कर्स को हरास्ट किया जाता था और मीटिंग्स में गड़बड़ी कराई जाती थी। गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जब लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट किए जाते थे तो उन्हें गवर्नमेंट के द्वारा इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता था। इन सब के अलावा वहाँ एक ऐसा लॉ भी बनाया गया जिसके तहत प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता था। टेलीविजन और रेडियो को गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। इन पर सिर्फ रूलिंग पार्टी के विचारों को ही दिखाया और सुनाया जाता था। कुछ ऐसे न्यूज़पेपर भी थे जो इंडिपेंडेंट थे पर गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें हरास किया जाता था। कोर्ट के द्वारा जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में फैसले लिए जाते थे उन्हें गवर्नमेंट के द्वारा इग्नोर कर दिया जाता था और जजेस को उनके खिलाफ फैसले ना लेने के लिए प्रेशराइज किया जाता था। जिम्बाब्वे के एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि डेमोक्रेसी में लोगों का अप्रूवल होना जरूरी है, पर इतना काफी नहीं है। पॉपुलर गवर्नमेंट भी अनडेमोक्रेटिक यानी अलोकतांत्रिक हो सकती है। पॉपुलर लीडर भी तानाशाह हो सकते हैं। डेमोक्रेसी को सही से जानने के लिए जरूरी है इलेक्शन से पहले और बाद के कंडीशंस पर नजर डालना, पॉलिटिकल पार्टीज की एक्टिविटीज पर नजर बनाए रखना। इसके लिए जरूरी है गवर्नमेंट नागरिकों को दिए गए राइट को रिस्पेक्ट करे, जिससे लोग सोचने, पब्लिकली अपने ओपिनियन को व्यक्त करने, एसोसिएशन बनाने, प्रोटेस्ट करने और पॉलिटिकल एक्शन लेने के लिए स्वतंत्र हो। मीन्स एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, यानी कानून में सभी लोगों की समानता होना जरूरी है। लोगों के पास जो राइट्स हैं उन्हें जुडिशरी के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट का लोगों के प्रति जवाबदेही होना जरूरी है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की पावर को कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लिमिट किया जाना चाहिए और यहीं से हमें मिलता है डेमोक्रेसी का फोर्थ फीचर। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट्स, यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करती है। लॉ बनाने से पहले विचार विमर्श करती है जिससे लोगों के राइट्स का हनन न हो। कॉन्स्टिट्यूशन और लोगों को मिले फंडामेंटल राइट्स के द्वारा गवर्नमेंट की पावर को लिमिट किया जा सकता है। अब हम डेमोक्रेसी के सारे फीचर्स को समझ चुके हैं, तो चलिए इन्हें एक बार रिवाइज करते हैं। डेमोक्रेसी का फर्स्ट फीचर है रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजन, यानी लोकतंत्र में केवल उन्हीं लोगों के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं जिन्हें लोगों के द्वारा चुना गया हो। नंबर 2, इलेक्शन ऑफर अ चॉइस एंड अ फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर, यानी चुनाव के जरिए लोगों के पास फेयर अपॉर्चुनिटी होती है जिससे वो मौजूदा रूलर को बदल सकते हैं। नंबर 3, दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन द इक्वल बेसिस, यानी रूलर्स को चुनने की अपॉर्चुनिटी समान रूप से सभी लोगों के पास होना जरूरी है। At last, the exercise of this choice leads to a government limited by a basic rules of the constitution and citizen rights, यानी चुनी हुई सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाए गए बेसिक लॉ और लोगों को मिले राइट के दायरे को मानते हुए ही काम करती है। आई होप अब आप डेमोक्रेसी को अच्छी तरह समझ चुके होंगे। इस वीडियो में हमने समझा व्हाट इज डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे व्हाई डेमोक्रेसी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।